स्वागत है आपका मनी गुरु शो में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम हर एक दिन नया टॉपिक लेकर आते हैं। आज हम सेविंग्स पर डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हमारे पास डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष रुंगटा, जो CEO हैं अपना पैसा.com के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में सर। शो स्टार्ट करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भी आपका सवाल है सेविंग्स पर, वो आप हमें अपना सवाल लिखकर, हमारा कोड है सेव लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं 57575 पर। साथ ही आप हमारे साथ ईमेल पर भी जुड़ सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। तो आज फिर हमारे शो में हमारे कॉलर्स जुड़ेंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारे शो में पहला कॉलर है सच्चिदानंद चौधरी, जो कि है जमशेदपुर से। जी सच्चिदानंद, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका? हाँ सर, अगर मेरा सैलरी अकाउंट में मेरा अगर कोई आरटी अकाउंट कनेक्ट है, मतलब डायरेक्ट आरटी अकाउंट का जो काटिंग है वो अगर सैलरी से कटता है, सैलरी अकाउंट से कटता है, तो मैच्योर्ड अमाउंट क्या टैक्स फ्री होगा या टैक्स देना पड़ेगा उसमें? जी, क्या मैं जान सकती हूँ आपका सैलरी अकाउंट कौन से बैंक में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। जी, तो आपने अपने सैलरी अकाउंट में ही आरडी अकाउंट भी लिंक करवा रखा है? राइट। ओके, चलिए हम पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी हर्ष जी, इन्होंने इनका SBI बैंक में इनका सैलरी अकाउंट है, जो कि इन्होंने उसमें आरडी अकाउंट को भी लिंक करा रखा है। तो ये जानना चाहते हैं कि उस पे टैक्स फ्री अमाउंट होगा वो या नहीं। जी हर्ष जी। तो सच्चिदानंद जी, रिकरिंग डिपॉजिट टैक्स फ्री नहीं होगा। जो भी ब्याज है उसका हर साल आपको देना होगा। मैच्योरिटी तक वेट करने का सवाल नहीं उठता। हर साल जितना भी ब्याज होगा उस पे टैक्स लगेगा। आपको अपने रिटर्न में भी इंक्लूड करना होगा। इनफैक्ट आपके सैलरी अकाउंट पे भी जो ब्याज मिलता है, अगर वो ब्याज उस पे आपको 10,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। अगर उसका ब्याज 10,000 रुपये से ज़्यादा है सैलरी अकाउंट पर, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो टैक्स नहीं लगने का सवाल ही नहीं उठता। इस पे टैक्स लगेगा, मैच्योरिटी तक नहीं रुकेगा। ये हर साल जितना भी इस पे जो इंटरेस्ट अक्रू होता है उस पे आपको टैक्स देना होगा। जी हर्ष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टैक्स तो कटेगा ही, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रावधान हो सकता है कि बैंक खुद टैक्स ना काटे और ये ITR में खुद टैक्स फाइल कर सके? तो ऐसा है कि वो तो डिपेंड करेगा कि वो ब्याज होता कितना है। अगर इस ब्रांच में सारे इंटरेस्ट मिलाकर, ये चाहे RD हो, FD हो, अगर सारा मिलाकर 5,000 रुपये से कम है सालाना, तो बैंक TDS नहीं काटेगा, वरना TDS बैंक को काटना ही होगा। टैक्सेबल इनकम से कम होने का तो इनका सवाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो इनकम बताई थी, मेरे ख्याल से इन्होंने 50,000 के रुपए के ऊपर अपनी इनकम बताई है, तो क्लियरली इनकम तो टैक्सेबल होगी ही। तो चूंकि टैक्सेबल इनकम है, तो ये कोई फॉर्म फाइल करके TDS का न कटने का कोई प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल हर्षी, जो सच्चिदानंद आपने सुना, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, आप उनकी एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला सवाल हमसे SMS से पूछा है निकुंज ने, जो दिल्ली से उन्होंने पूछा है। इनकी उम्र है 30 साल और ये अनमैरिड है। इन्होंने 2013 में जुलाई में इन्होंने SIP ली है HDFC टैक्स सेवर। तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें निवेश कैसा रहेगा। जी हर्षी। सबसे पहले टैक्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ELSS में करना है। बहुत ही अच्छा सूझ है इनका। और SIP के जरिए करना है, वो भी बहुत एक अच्छा SIP है। जो इन्होंने चुना है स्कीम HDFC टैक्स सेवर, इन दिनों में उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये इनका जरिया सही है। हो सके तो इनको यहाँ का SIP स्टॉप कर दें। पुराना पैसा तो निकाल नहीं पाएंगे, 3 साल तक लॉक्ड है। और फ्रेश SIP वो शुरू कर सकते हैं। ICICI प्रू टैक्स सेविंग प्लान है, या फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन SIP के जरिए ही करिए और ELSS में ही करिए। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जी हर्षी, जैसे कि हम देख भी सकते हैं हमारी स्क्रीन पे डिटेल्स हैं कि HDFC टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और इसका
जो कि हम देख रहे हैं 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, जो कि -2.1% का रिटर्न दिया है। तो इनके लिए फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड और ICICI टैक्स प्लेन, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, ये इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं कोलकाता से सुकुमार बेरा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुकुमार। हाँ जी, आप पूछिए अपना सवाल। आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा उम्र। हेलो। हाँ जी हम सुन सकते हैं। आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है, और वो मैं 5 से 7 साल के अंदर उसको मैं लाना चाहता हूँ। कृपया आप बोल सकते हैं मैं कैसे ये सेविंग कर सकता हूँ? मेरा पोर्टफोलियो भी आप अगर आप बोल दीजिए तो बहुत अच्छा। हाँ जी, जैसा कि आपने इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपकी इनकम है 22,000 और आपका टाइम हॉरिजॉन है 5 से 10 साल का। तो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी को खरीद कर। तो उसके लिए मैं 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा, तो आपको जानना है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग आप बताइए जी। तो चलिए हम पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी हर्ष जी, आप कैसे इनका पोर्टफोलियो पे राय देना चाहेंगे? इनकी इनकम है 22,000 और इनका टाइम हॉरिजॉन है 5 से 10 साल का। इनको घर खरीदना है, तो उस पर आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो सुमुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना आगे तक सोच रहे हैं। मेन चीज जो इन्होंने कही बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। खुद के घर अगर रहने के लिए ले रहे हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, और ये चीज मेरे ख्याल से सुमुमार जी ने एकदम अच्छी तरीके से समझ ली है। आपको बहुत बधाई। अब अगर 6 साल बाद आपको लेना है, तो अगर आज उसकी कीमत 20 लाख है तो उस घर की कीमत शायद 6 साल बाद 30 से 35 लाख होगी। और उसका डाउन पेमेंट जुटाने के लिए आपको मेरे ख्याल से हर माह एक सिस्टमेटिकली आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 5-6 साल में अज्यूमिंग कि आपका रिस्क प्रोफाइल ठीक ठाक है, एटलीस्ट मॉडरेट प्रोफाइल है, तो एक बैलेंस्ड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको 5 या 6 साल के बाद रफली अगर 11 से 11.5% रिटर्न उस पर मिलता है, तो अगर 14,000 रुपये आप हर मंथ बैलेंस्ड फंड में सेव करेंगे तो रफली 14 लाख रुपए हो जाएंगे। बाकी पे आप लोन ले लीजिए, 20-1 लाख रुपए का लोन ले लीजिए, उस पर करीबन 20-21 हज़ार रुपए की आपकी उस समय EMI बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप बैलेंस्ड फंड में अभी इन्वेस्ट करेंगे तो ये ठीक रहेगा। जो रिकमेंडेड बैलेंस्ड फंड्स हैं, ICICI प्रू बैलेंस्ड फंड है, या फिर आप HDFC बैलेंस्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हर्ष जी, जैसे कि इनकी कम उम्र है अभी, तो ये रिस्क इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, तो इनके लिए अभी इन्वेस्टमेंट करना, या जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन रेट है और आगे आने वाले टाइम में इनको प्रॉपर्टी की रेट और ज़्यादा हो जाएंगे, तो अभी इनको होम लोन लेना ज़्यादा आप एडवाइजेबल रहेगा, या ये बात के लिए थोड़ा वेट करें? तो मेरे ख्याल से ये तो जब घर खरीदेंगे तभी लेंगे, तो ये उस समय का लेने का डिसीजन है। पैसे भी होने चाहिए, तो अगर इनकी जो इनकम है और उसमें जो गैप है, और ये जैसा रहने के लिए ले रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता। तो एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, चूंकि 5 और 6 साल का ही नजरिया है, इसलिए बैलेंस्ड फंड रिकमेंड किया गया है। इवन दो यंग है, अगर रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव भी है, तो भी चूंकि नजरिया 5 या 6 साल का है, न कि 10-15 साल का है, इसलिए बैलेंस्ड फंड रिकमेंड किया गया है। जी बिल्कुल। तो चलिए अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए मनी गुरु।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज सेविंग्स पर बात करने के लिए हमारे साथ अपना पैसा.com के सीईओ जुड़े हैं हर्ष रुंगटा। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके सेविंग्स पर जो भी क्वेश्चन है आप अपना सवाल लिखिए और हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमारे साथ SMS से भी जुड़ सकते हैं। हमारा कोड है SAVE। सेव लिखकर अपना सवाल लिखकर 57575 पर हमें भेज दीजिए। चलिए कुछ और कॉलर्स लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं जय मिश्रा महाराष्ट्र से। जी जय, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम। हाँ जी सर। जी सवाल पूछिए अपना। सर मैम ये अराउंड 3 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बिजनेस में, तो कैसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ जी जी, आप एक बार दोबारा पूछेंगे अपना सवाल। हाँ मैम, ये मैं पीपीएफ में हर साल 3 लाख रुपए डालना चाहता हूँ जी, तो कैसे डाल सकता हूँ? जी आप हर साल 3 लाख रुपए डालना चाहते हैं पीपीएफ में? हाँ जी। जी, कोई स्पेसिफाइड बैंक है आपका? किस बैंक में आप करवाना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट? SBI में। जी चलिए हम पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी हर्ष जी, इनकी सैलरी है 7 लाख पर एनम और ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये पीपीएफ में, जैसे कि इन्होंने पूछा, 3 लाख रुपए ये एनुअली डलवाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो मिश्रा जी, ऐसा है कि आपके पास कितने लोग हैं, किन किन अकाउंट में आप डालने का सोच रहे हैं? बिकॉज एक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं डाल सकते, तो आपके पास अकाउंट कितने हैं? सर मेरे पास अकाउंट 2 है। हाँ, 2 अकाउंट हैं तो आप मैक्सिमम 2 ही लाख डाल सकते हैं। माइनर के अकाउंट के लिए सेपरेट लिमिट नहीं मिलेगी आपको। अगर आपका कोई बच्चा भी है लेकिन माइनर है तो उसके लिए सेपरेट लिमिट नहीं मिलेगी। आप अपने नाम पे और अपनी वाइफ के नाम पे 1-1 लाख रुपया डाल सकते हैं। तो वो आप डालिए। आई थिंक पीपीएफ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको करना है। खाली एक चीज़ ही ध्यान रखिए कि करीबन 8.5 अभी फ़िलहाल 8.7% का रिटर्न मिल रहा है। ओवर लॉन्ग टर्म आपको अगर ग्रो करना है तो थोड़ा सा पैसा आपको इक्विटी में भी लगाना चाहिए। और अगर 3 लाख आप लगा रहे हैं तो उसमें से 2 लाख आप पीपीएफ में बेशक लगाइए, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लग रहे हैं। बाकी का जो 1 लाख आप नहीं डाल पा रहे हैं उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको बैलेंस्ड फंड में डालिए, एक रेगुलर मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत। और ओवर 15 ईयर्स वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है और रिलेटिवली लोअर रिस्क है एज कंपेयर टू प्योर इक्विटी। तो ये आप इसको जरूर से देखिए। बैलेंस्ड फंड्स वही हैं, ICICI प्रू बैलेंस्ड फंड या HDFC बैलेंस्ड फंड या टाटा बैलेंस्ड फंड भी आप देख सकते हैं। जी जय, तो आपने सुन लिया होगा हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस। आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस बारे में? हाँ मैम, ये मैं 2 लाख ही की जगह मैक्सिमम कर सकता हूँ क्या? 3 लाख पॉसिबल नहीं है? जी दोबारा पूछिएगा। 3 लाख पॉसिबल नहीं है मिश्रा जी। एक अकाउंट में हाँ जी, हाँ बोलिए सर। हाँ हर्ष जी बोलिए। एक अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख रुपए डाल सकते हैं। एक अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख रुपए डाल सकते हैं। तो चूंकि आपके पास 2 ही अकाउंट हैं तो उसमें आप 2 ही लाख रुपए डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा आप साल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है इन्वेस्ट करना। और एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा नहीं सकते। आप एक ही बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप गलती करके और कहीं अकाउंट खुला लेंगे तो बाद में आपको उस पर पैसों पे ब्याज नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा ना करें। 2 लाख से ज़्यादा आप नहीं डाल पाएंगे हर साल। तो जय, बिल्कुल आपने सुना होगा कि हमारे एक्सपर्ट ने जैसा कि एडवाइस करा। अभी आपकी कम उम्र है और आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, करने की सोच सकते हैं, जैसे कि इक्विटी और शेयर मार्केट। तो चलिए हम हमारे अगला सवाल लेते हैं। हमें अगला सवाल लिखा है अमित वर्मा ने, जो कि लिखते हैं यूपी से। इनको चाइल्ड प्लान पर जाना है। इनका 3 साल का बेटा है और इनकी मंथली सैलरी 40,000 है। तो इनको चाइल्ड प्लान के लिए क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं हर्षी? तो आई थिंक सबसे पहले तो वर्मा जी को ये कहना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज कोई प्लान के नाम में चाइल्ड है या ऐसा कुछ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बच्चे के लिए प्लान अच्छा है। इनफैक्ट आप अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का जो नीड है उसको कभी भी कंबाइन ना करें। न आपको अच्छी इंश्योरेंस मिलती है
न ही वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। एक टिपिकल इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में, मनी बैक या चाइल्ड प्लान में आपको 5 या 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता और नई ढंग की उसमें इंश्योरेंस होती है। तो जितनी इंश्योरेंस की नीड है आपकी, वो आप टर्म प्लान लीजिए, ऑनलाइन हेल्थ प्लान्स लीजिए, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ लीजिए, बाकी जो पैसे हैं आप इन्वेस्ट करिए। चूँकि आपका नज़रिया इतना लंबा है तो आप इसको इक्विटी में कर सकते हैं काफ़ी हद तक। 80-90% आप इसको इक्विटी में करिए, 10 से 20% आप पीपीएफ में भी कर सकते हैं। तो जितना भी पैसा आपको प्रति माह डालना है उसका 80 से 90% आप लार्ज कैप इक्विटीज़ में देख सकते हैं। अगर पैसा ज़्यादा है तो 2 फंड में डिवाइड कर दीजिए, वरना एक में ही रखिए। लार्ज कैप इक्विटी फंड में आप ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप देख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड देख सकते हैं, और PPF तो है ही है बैलेंस 10 या 20% के लिए। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि ये काफ़ी चाइल्ड प्लान पे ना जाएं और ये काफ़ी और जगह इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड्स में है। इसमें ICICI ब्लू चिप और फ्रैंकलिन ब्लू चिप का 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो चलिए अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, कुछ और सवालों के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज सेविंग से बात करने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा, CEO अपनापैसा.com के जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है जो कि लिखा है कुणाल ने भटिंडा से। इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग पर इन्होंने एडवाइस ली है। इनकी मंथली सैलरी 40,000 और इनके पास डिपॉजिट जो है वो 8 लाख का है। तो ये कैसे कैसे अपना पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं हर्ष जी? तो खैर सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको लंबी अवधि तक पैसे लगाने हैं, लेकिन इनके पास एक मुश्त पैसे हैं जो वो जो है इक्विटी साइड में लगाना चाहते हैं। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग इनके सवाल से आती है। तो कभी भी ये कहना कि सारा का सारा पैसा आप एक साथ लगा दो, ये एडवाइजेबल नहीं है। आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन से फंड में आपको लगाना है। तो अगर लार्ज कैप इक्विटी में लगाना है तो फंड्स तो हमने पहले ही कहा था, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, लेकिन एक साथ ना लगाएं। ये 8 लाख रुपए जो हैं आप इसको उनके लिक्विड फंड्स में लगाएं। टेम्पल्टन का एक टेम्पल्टन इंडिया TMA सुपर फंड है, और वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए ओवर 3 years, ओवर 4 years या ओवर 2 years डिपेंडिंग कि क्या आपका एडवाइस रहता है, उस एक सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के तहत उसको इक्विटी फंड्स में लगाएं। सिमिलरली जो पैसा ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप में लगाना है वो पहले ICICI प्रू मनी मार्केट रेगुलर फंड में लगा दें और वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र करें। कम से कम 2 साल यानी कम से कम 24 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से आप 48 इंस्टॉलमेंट्स रख सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हर्ष जी ने बोला तो कुणाल के लिए बहुत ही बेटर होगा कि वो अलग से लगा सकते हैं, लाइक लिक्विड फंड्स और लार्ज कैप फंड्स में। हालांकि इनके पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, 8 लाख का, तो ये इन फंड्स में लगा के इनमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। इनमें लगाने की एडवाइस हम दे सकते हैं इनको। चलिए हमारा आखिरी सवाल है जो कि पूछा है आर गोडा ने मुंबई से। इनका सवाल है, इनका बेटा है US में, उन्होंने 25 लाख का सम दिया था जो कि इनकी मदर के नाम पे IT रिटर्न जो भरती है उनकी मदर के नाम पे शो है। तो इनकी मदर ने ये सवाल पूछा है कि वो अपने बेटे के नाम पर एज ए NRI प्रॉपर्टी ले सकती हैं। जी हर्ष जी। हाँ बिल्कुल ले सकती हैं, हाँ बिल्कुल ले सकती हैं। मतलब जो एक गिफ्ट का प्रावधान होता है कि जो रिसीवर होता है उसको गिफ्ट को इनकम दिखाना पड़ता है, वो रिलेटिव्स के बीच अप्लाई नहीं होता। तो जब मदर को पैसे मिले थे सन से, तभी भी उनके मदर को अप्लाई नहीं हुआ। अब जब मदर ये पैसे यूज़ करके सन को दे रही है ताकि वो फ्लैट खरीद सके, या फ्लैट खरीद के सन को दे रही है, आइदर केस में जो है कोई गिफ्ट टैक्स इम्प्लीकेशन उसका नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, सन के नाम से खरीद सकते हैं।
ये फ्लैट, उसमें कोई भी दिक्कत टैक्स की तरफ से नहीं आएगी। जी बिल्कुल, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया तो इनके एक्सपर्ट एडवाइस फॉलो कर सकती हैं। चलिए आज बस इतने ही कॉलर्स। हर्ष जी, हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे वो हमारे साथ सवाल जवाब के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सेविंग से रिलेटेड सवाल है, आप अपना सवाल लिखिए और moneyguru@zenetwork.com पर भेज दीजिए। साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा कोड है SAVE SAVE, लिखकर अपना सवाल लिखकर 57575 पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।